बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, सानिया बल्दिया टाउन और डॉक्टर निसार मोराई की जो जीआईटीज़ थी वो पब्लिक कर दी हैं और वो जो होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैं उस पर जारी कर दी गई। अगरचे वो रिपोर्ट जारी होने के फ़ौरन बाद वहाँ पे ट्रैफिक का मामला है या क्या वजूहात हैं, क्योंकि आज कराची के अंदर वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई हैं कि उसके बाद से वो जो सर्वर है वो डाउन है, लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट की गई थी कि मंडे को वो वेबसाइट पे डाल दी जाएंगी, तो वो जीआईटीज जो थी वो जारी कर दी गई हैं। और अहम तरीन बात ये कि उज़ैर बलोच की जो जीआईटी रिपोर्ट अली जैदी साहब ने कौमी असम्बली में लहरा कर जिसके हवाले से चीज़ें थी और वो कोट की थी और उसमें नाम कोट किए थे, जो रिपोर्ट जारी की गई है जिसपे सिग्नेचर मौजूद है, उसमें वो जो पैराज हैं जो अली जैदी साहब पढ़ रहे थे कौमी असम्बली के इजलास में, वो उज़ैर बलोच की जीआईटी में मौजूद नहीं है। साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज कहा कि -1 नहीं -160 होगा। तो -160 से मुराद क्या है? क्या उनकी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान हैं या कुछ और हैं? और साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से वतन वापस लाया जाए, उनकी डिमांड है। साथ साथ उन्होंने अल्ताफ हुसैन का नाम भी लिया है, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से उनकी डिमांड थी। इन्हीं मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मोहतरम जनाब अली नवाज अवान साहब। कराची से मुझे ज्वाइन करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरमा शैला रजा साहिबा, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा माइजा हमीद साहिबा। अली नवाज अवान साहब, तो वो जो पेपर पढ़ रहे थे अली जैदी साहब, आज जो उज़ैर बलोच की जीआईटी जारी हुई है उसमें तो वो बातें ही नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का जिक्र नहीं है, फरियाल तालपुर का जिक्र नहीं है, कादिर पटेल का जिक्र नहीं है। तो वो उनके साथ हाथ हो गया, कोई टाइप पेपर उनको मिल गए, ये मामला है क्या? किस तरह से अब आप देखते हैं इसको, जबकि सिंध हुकूमत ने वो जारी कर दी? शकूक व शुबहात जन्म कब लेते हैं? देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ 3 साल से एक रिपोर्ट बनी हुई है, और रिपोर्ट किस चीज के बारे में? आप सानिया बल्दिया टाउन, कितने लोग जल के मर गए और के ऊपर जीआईटी बनी, और उसके ऊपर वो लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों का राइट था। 3 साल अली जैदी ये केस लड़ते रहे, फिर वो अदालत में गए। अदालत में सिंध गवर्नमेंट कहती है, मौकफ लेती है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीजें जो एंटी स्टेट, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हमने ऐसी कोई चीज शाया नहीं करनी जिसके अंदर इस तरह की चीजें हों। अदालत ने खुद पढ़ा और उसे कहा नहीं, इसमें तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है, आप इसे शाया करें। फिर इसके खिलाफ अपील कर दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 3 साल लगे अली जैदी को। और जब ये चीजें चलती हैं उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हकाइक पे भी मबनी होती हैं। आपके सामने साने मॉडल टाउन की जीआईटी नजवी साहब, जस्टिस नजवी साहब के बनी थी, जिनको हेड कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, और वो हूबहू वही निकली जो पहले, उससे पहले वो एक लीक हुई थी। इसमें अभी मैंने वो गो थ्रू नहीं की है, हमारे बाकी लोग भी इसे गो थ्रू करेंगे, कोई पता नहीं। जो लोग 3 साल से इसको छुपा रहे थे, शायद उसने इसके अंदर कोई फजिंग की हो। ये लोग इस चीज में तो बहुत तेज है। कैलिब्री फॉन्ट भी आपके सामने जिस तरह आ गया था, अब इसके कोई नई टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे, शायद इस तरह की कोई चीज आ गई हो। तो उसे फॉर्जरी कैसे अली भाई, फॉर्जरी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये जीआईटीज तो कोर्ट्स में मुख्तलिफ केसेस के अंदर सबमिट हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं? तो मैं कहूँ सर, आप ये पीपल्स पार्टी वही है ना जो कहती थी सरे महल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जब मुशर्रफ साहब का टाइम आया और उन्होंने कहा इसको सेल कर दो, तो वो कहते नहीं ये हमारा है, इसकी जितनी भी अमाउंट आएगी वो अपना एनआरओ करके जरदारी साहब ने उनसे ली कि नहीं ली। वो खुद कहते थे सरे महल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और बाद में जो भी उसकी प्राइसेस आई थी, जो भी उसकी ऑक्शन हुई थी, और उसकी जो भी अमाउंट आई थी, वो किसके पास गई थी? जरदारी साहब के पास गई थी, क्योंकि उन्होंने एनआरओ साइन कर लिया था मुशर्रफ के साथ। तो बात ये तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट असल चीज ये नहीं है। असल चीज ये है कि क्या ऐसी वजूहात नहीं कि 3 साल इन्होंने इस रिपोर्ट को रोके रखा? 3 साल क्यों लगे? एक सैकड़ों लोग जल के फौत हो गए, सैकड़ों लोग बल्दिया टाउन में। क्या जरूरत थी इसको छुपाने की? क्या जरूरत थी बाकी चीजों को छुपाने की? अगर उनमें इनका नाम नहीं था, उनमें इनके ऊपर कोई इंकशाफात नहीं थे, उनमें इनको शामिल नहीं किया गया था, इनको तो फॉर उसको आवाम के सामने रख देना चाहिए था। देयर इज समथिंग फिशी जो इंशाल्लाह टाइम के साथ वो भी बाहर आ जाएगा। जी शैला साहबा, अभी भी शुकूक हैं अली नवाज साहब को, कहते हैं जी बड़ी सारी चीजें टाइम के साथ सामने आ जाएंगी। और शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है कि जी रिपोर्ट पब्लिक होते ही सर्वर डाउन हो गया, ये इमरान खान साहब का ही
जिगरा है कि जो अपने रिपोर्टें जो है वो इस तरह से पब्लिक करते थे, किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है? पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुशर्रफ से एनआरओ और पपी लेने वाला वजीर आजम हमें कह रहा है कि मुशर्रफ से हमने ये किया, मौजूदा हुकूमत से अलीमा बाजी का एनआरओ लेने वाले और मुख्तलिफ अपने केसेस में एनआरओ लेने वाले, अपनी जेआईटी की बात करने वाले, शुगर की, जिसके टीओआर्स पे इन्होंने अमल नहीं किया, उसमें सिर्फ इनके दौर की तहकीकात होनी थी, फोरेंसिक रिपोर्ट को इतनी दूर से लाने वाले और जहांगीर तरीन को भगाने वाले हमें कह रहे हैं हम तेज हैं। अरे अपने आप की जो है वो अभी तक पेशावर बीआरटी की रिपोर्ट भी कुछ सामने नहीं आती और पार्टी फंडिंग केस से आप भागे में। अब सानिया बल्दिया टाउन जिसने कभी सियासत न की हो, इंटरेस्ट न लिया हो, एक दिन जागा तो पता चल गया मैं जीत गया, तो उसको क्या पता कि सानिया बल्दिया टाउन में हम क्यों देर करेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना। सबको मालूम है कि पुरानी एमक्यूएम जो थी उसके सारे खातों में जाएगा ये सब कुछ। हमने तो इसके ऊपर बार बार तहकीकाती कमीशन जब भी शक हुआ बनाया, क्योंकि इसे एक सानहे का रंग दिया गया था। अली भाई थोड़ा सा पढ़ा करें। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रही हूँ तो फ्रीज हो रहा है बार बार सिस्टम, और कराची में जितनी तेज बारिश हुई है ऐसे कराची में होती नहीं है, और यकीनन वो सब मंजर आम पे आ जाएगा, हमें कोई मसला नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जब हम पे बात की जाए तो सोचा जाए। वो कहते हैं 3 साल तक छुपाया क्यों आपने? आप ले आते, मतलब क्यों कोर्टों में लोग गए, अली जैदी गए, कोर्ट में केस कर रहे थे, इसको पब्लिक करें, छुपाया क्या? क्या जरूरत थी छुपाने की? हाँ, इसमें कोई छुपाने का मसला नहीं है। खासतौर पे जो बल्दिया टाउन वाली है, इस पे 2 दफा शक का इजहार आया था, फिर इसके बाद तीसरी दफा इस पे जब बना था तो फिर उसके बाद ये सारा हुआ। और देखिए हम 3 साल में ना, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की भी फेडरल में गवर्नमेंट थी और सब जानते हैं कि बहुत कुछ इसमें से लाया जा सकता था मंजर आम पे। हम तो कहते यही हैं कि मंजर आम पे लाएं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम वो लोग हैं जो 11.5 साल जेल में तो रह सकते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भागते नहीं हैं। और इसी तरह अभी जो आपने देखा कि आसफ अली जरदारी साहब पे जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, लेकिन उससे पहले वो जेल में रहे, 6 महीने नैब की हिरासत में रहे। फरियाल साहिबा रही, खुर्शीद शाह साहब अभी तक जो है वो हिरासत में हैं, डॉक्टर आसिम, शर्जील नाम मेमन, किस किस के मैं नाम लूं। तो हम भाई घबराने वाले नहीं हैं, आप फिक्र ना करें, आप उसे पढ़ें, बहुत से पढ़े, पहले जरा वो तो साबित करते हैं गोले वाले के अकाउंट हमारे अंदर और सब, फिर हम बात करेंगे कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसमें आपके खिलाफ बात हो रही है कि 270 अरब, उस पर भी तो कभी बात करें ना। चले ये अली साहब से पूछेंगे। मैं पहले माइजा साहिबा का वर्जन ले लूं, क्योंकि अली जैदी साहब ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की थी, बड़ी बदमजगी भी हुई, अब जीआईटी सिंध गवर्नमेंट ले आई है, किस तरह से देखती हैं माइजा साहिबा सूरत हाल को? देखिए, रिपोर्ट्स जो हैं बार बार जिनका क्रेडिट लेती है पीटीआई, बार बार उसको शाया करना या उसको पब्लिक करना, ये जो है कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं करते तारिक साहब ये लोग। बात ये है कि जब रिपोर्ट शाया होती है या रिपोर्ट जो है पब्लिक होती है तो उसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली कि हम अज्यूम करें कि अगर ये नया पाकिस्तान है, साफ शफाफ पाकिस्तान है, हम तो बुरे लोग हैं ना। अब अवाम पागल तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है, उनको भी पता है कि जब इतनी महंगी चीनी जो है बेची गई और अभी भी बेची जा रही है, यूटिलिटी स्टोर्स खरीद रहे हैं वहां उन शुगर मिल से, अभी भी ये जो है जालमाना कार्रवाई हो रही है, तो इसमें इसके बावजूद जो है ये किसी किस्म की सजा नहीं मिल रही। दूसरी बात ये है कि जो बार बार कहते हैं कि जी ये कैलिबरी फॉन्ट और ये पिछले केसेस की बात करते हैं, मैं शैला रजा साहिबा की बात जो उन्होंने ये कहा कि हमारी, आप जो बार बार कहते हैं कि जी हम लोग डरते हैं एहतसाब से, हम कैसे डरते हैं एहतसाब से? हमारी सारी टॉप लीडरशिप को नायब ने अपनी हिरासत में रखा, एक सबूत सामने नहीं आया।
ابھی جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے جج ارشد کے خلاف جو آئی ہے ان کے بارے میں آئی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے بعد کوئی جو میاں محمد نواز شریف کے بارے میں جو ڈیسیژن آئی تھی جج ارشد نے لی تھی، وہ نل اینڈ وائڈ میرے اوپینین میں تو ہونی چاہیے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بار بار یہ کہنا کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، اس سے جو ہے میجر ایشوز سے آپ جو ہے وہ لوگوں کا دھیان نہیں ہٹا سکتے. اب آپ میجر ایشوز تو ان کو پیچھے کر دیں. اسمبلی میں آپ نے بجٹ پاس کرنا تھا، آپ کے پاس پورے نمبرز نہیں تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ علی زیدی کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑی بدمزگی شروع کر دی اور لوگوں پہ الزامات لگانا شروع کر دیے. سو پگڑی اچھالنا، پبلکلی لوگوں کو امبیرس کرنا، یہ تو حکومت بہت اچھا کر رہی ہے آج کل، لیکن کیا یہ پرفارم کر رہی ہے؟ آئی ایم سوری، نو. اور اگر یہ بار بار یہ کہیں گے کہ جی یہ کیلیبری فرونٹ تو کیلیبری فرونٹ کی تو کی ریالٹی تو سامنے آ گئی نا جب جج ارشد کی جو ہے ڈیسیژن سامنے آئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو اپنی بیٹی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی یہ نیب اپنے آپ کو نیب کے حوالے کرنے آئے تھے، یہ بہت بڑی اگزامپل ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، یہ ہسٹری میں بہت بڑی اگزامپل ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر اتنا بڑا کیس تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا وہ بچیں گے نہیں، وہ ان کو آپ نے کتنی دیر حراست میں رکھا، آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملا. شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے حراست میں رکھا، شہباز شریف صاحب کو آپ نے حراست میں رکھا، آپ نے حمزہ صاحب ابھی بھی حراست میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک پروف نکل آیا ہو تو پھر تو عوان صاحب بات کریں. اب اس بات کو بار بار ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے جو رپورٹس میں لوگوں کے نام آئے ہیں آپ کے اپنے اے ٹی ایمز کے، ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں. جی علی صاحب، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو مسلم لیگ نون کی بھی اور پیپلز پارٹی دونوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور بھگت چکی ہے، جیل کاٹ کے آ چکے ہیں، کچھ نہیں نکلا. آپ لوگوں نے اپنی امیج بہتر بنانے کے لیے رپورٹ ضرور پبلک کی ہیں، مگر جن کے نام تھے ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا، وہ ملک سے باہر چلے گئے. انہوں نے بات کی تھی شیلا، میرا خیال ہے وہ الزام در، مطلب آپ کا جواب کیا کہ میرے پہ الزام لگانے لگ گئے. بات یہ نہیں، میں نے بات کی کیا تھی، میں نے یہ کی تھی کہ 3 سال سے آپ نے جے آئی ٹی کی جو رپورٹس فائنل ہوئی تھی وہ پبلک کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کے دل میں ایسی چیز تھی؟ آپ کو کر دینی. ہماری حکومت آئی ہے، ہمارا یہ عمل تھا، احتساب کا نعرہ تھا، ہم نے کہا تھا احتساب کریں گے، ہم نے کہا تھا اس نظام کو ایسا بنائیں گے تاکہ سب کو انصاف مل سکے. اور جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے، 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک اس کا قرضہ پہنچا دیا، ہم نے اس کا احتساب کرنا. دوسری طرف ہم نے کہا کہ ہمارے میں بھی کوئی لوگ اور ایسے بیٹھے ہو جو مافیاز ہوں، جو ان لوگوں کا کوئی تعلق ہو. شوگر کرائسس آتا ہے، کمیٹی بنتی ہے، کمیشن بنتا ہے اور ہم ان کے نام پبلک کرتے ہیں. اس کا پروسیس بتا دیں گے کس کس پروسیس کے تحت ان لوگوں کو کون کون سا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرے گا، جس میں نیب بھی دیکھے گا، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بھی دیکھے گا. اب مجھے بتائیں کہ سب سندھ کی تو بات کرتے ہیں، اب سندھ میں 13 سال ہو گئے کہ کنزیکٹو گورنمنٹ ہے. کرائسس کیا آیا؟ 2 ارب روپے کی چوری ہو گئی، کوئی کمیشن بنا، کوئی کمیٹی بنی، کچھ نہیں بنی. 20 ارب روپے کا باردانہ چوری ہو گیا، کوئی کمیشن بنا، کوئی کمیٹی بنی، کچھ نہیں پتا. اس کے اوپر کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. اس بجٹ کے اندر کیا کراچی، حیدرآباد جو اربن سینٹرز ہیں سندھ کے، اس کے لیے کوئی نیا پلان رکھا؟ کسی کو کوئی پتا نہیں ہے، آپ نے رکھا ہی نہیں ہے. آپ نے ہیلتھ میں کیا کیا، آپ نے لا میں انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کیا کیا، آپ نے ایجوکیشن کے لیے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے. پورے سندھ میں میری بات سنے گا، کوئی آفیشیل لیول ایمبولینس سروس نہیں ہے. بچے غذائی اجناس کی کمی سے مر جاتے ہیں گھر میں، لاڑکانہ میں ایڈ سے مر جاتے ہیں. 13 سال سے حکومت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، خدا را پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے آگے بڑھیں، آئیں لوگوں کو ریلیف دیں. آپ الٹا 45% جو آپ کی آبادی ہے، جس سے 90% آپ کا ریونیو آتا ہے، ایک نیا پروجیکٹ نہیں دیا آپ نے کراچی، حیدرآباد، اربن سٹیز کو. ہم کہہ رہے ہیں آپ ان کو کچھ کریں، ہم فیڈرل گورنمنٹ اٹھ کے ان کو پروجیکٹس دے رہے ہیں. جی شیلا صاحب، آپ کو جواب دینا چاہ رہی تھی علی صاحب. جی بالکل. پہلے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی معمولی کیسز نہیں تھے، اور یہ عزیر بلوچ ہو یا ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہو، اور ان کی کھڑچن اب آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہے حکومت میں، ٹھیک ہے. اور آج ان کی گرفتاری کے لیے آپ کی وزارت داخلہ کا نہیں، آئی ٹی کے وزیر نے ٹویٹ کیا ہے. اور جہاں تک سندھ کی بات ہے، کبھی سندھ آ کے تو دیکھیے، آپ کو جو ہے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ بتائے گا کہ پورے ملک میں جو ہے ہاسپٹل سب سے اچھے اور سب سے زیادہ سندھ میں ہیں. ابھی بھی جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہیلتھ اسپیسیفک بجٹ ہے. آج بھی مطلب کل جو ہے وہ آپ کے پنڈی سے سابق چلیں گے اور سائبر نائف 8 تاریخ کی صبح کو ہمارے ہاں کرائیں گے. تو آپ یہ بس ایک
चलती फिरती स्पीच ठोक देना, ये ना इससे लोग बोर हो चुके हैं। इसलिए कि सिंध में थर के अंदर जो है वो 50% डिक्रीज डाउन मोर्टेलिटी रेट हमारे दौर में हुआ है। थर में एनईजी का जो एनईजी यूनिवर्सिटी का हमने वहां पे फ्रेंचाइज किया है। थर में बिजली बन रही है जो फैसलाबाद को दे रही है, सिर्फ एक सूबा है जिसका अपना बिजली घर है। थर की बच्चियां जो हैं वहीं पे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। थर की औरतें जो हैं वहां पे डंपर चला रही हैं। और थर में इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि फ्री गंदुम बटा करेगी, और थर में ना इससे पहले तो वो तो अली नवाज साहब ने तो बड़ी लंबी चार्जशीट बयान कर दी कि जी आप तो इसमें भी पैसे खा गए, उसमें भी खा गए। यहाँ की तरफ से एक सबक दिया जाता है। आप के दरमियान में नहीं बोली अली साहब, इनके सारे एमएनए एमपीएस जो स्पोक पर्सन है उनको देखें, वो एक ही पढ़ रहे होते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब लाड़काना की भी तरफ पे आ जाए तो मैं वहां पे भी आपको दिखा दूं, एड्स जो है वो सिंध से ज्यादा पंजाब के और पख्तूनख्वा में सवाबी वगैरह में है। और मैं इनको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप आए तो कभी सिंध तो आपको पता चले, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, किस खुशी में रहते हैं। अली साहब आप सिंध का विजिट करके आए ना, जाके शैला साहिबा की दावत पे जाएं, जरा सिंध का दौरा करके आए। हमारा थर का एयरपोर्ट है, ये जिना हॉस्पिटल की बात है, जिना हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेट हुआ है। अब शैला सुन लेना, दूसरे को सुन ले, आप लोगों को भी एक तकरीर सुना दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने तो टीवी पे आके पूरी हुकूमत करनी है, ग्राउंड पे तो आपने जाना नहीं है। ग्राउंड पे ना आपका कोई एमएनए मिलता है ना कोई एमपीए मिलता है। वो तो बेचारे जिन लोगों ने आपको 13 साल से इज्जत की है, आप जिस धर की बात कर रहे हैं उसके चीफ जस्टिस ये कहता है कि आपने अरबों रुपए लगा दिए, एक साफ पानी का गिलास नहीं दे सके आप। लाड़काना आप विजिट कर रहे हैं, सारा इंसान और जानवर में कोई रह गया, इंसान पानी पीता है वही जानवर पानी पीता है। आप लोगों ने तो छोड़ा क्या सिंध का? 906 अरब रुपया मिल चुका है सिंध को पिछले 10 साल में, और आज कराची के पास कोई फंड नहीं है कि उसका कचरा उठाया जा सके। थोड़ी सी बारिश हुई तो आज कराची लॉक हो गया है, गटर उबलने लगे, रोडें बंद हो। आपने एक मंसूबे को इस तरह निचोड़ा है सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी फैमिली। ये एक फजूल सी तकरीर अगर आपने हाफिज तारिक। अच्छा चले, मैं शैला साहबा मैंने दूसरे टॉपिक भी टच करने थे, चूंकि बहस इस तरफ चली गई। मैं इनसे फिर पूछूंगी कि क्या हो क्या रहा है, आपने कोरोना की टेस्टिंग कमी क्यों कर दी, आपने क्यों अपने तौर पे चले ये सब बातें बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो लोग जो टीवी पे आके कुछ बोले, एनसीओसी में आके कुछ बोले, असद उमर को फोन करके कहें प्लीज मार्केट्स खोल दें, बड़ी मार्केट, मेरे पे बड़ा प्रेशर है पर मैं टीवी फेस नहीं कर सकता। हम वो लोग ने सामने से फैसला करते हैं, और आज उसका सिला मिल रहा है दुनिया में। इसकी कोई दलील नहीं है, दूसरे आके पड़ता है। अच्छा चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं जो फवाद चौधरी साहब का डिमांड है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसके ऊपर माइजा साहब बात कर लेते हैं, और दूसरी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। माइजा अमीर साहबा ये फरमाइएगा, आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करे, और नवाज शरीफ का बरतानिया में कयाम इंसाफ के उसूलों की पामाली है। क्या कमेंट है आपका फवाद चौधरी साहब के ट्वीट? देखिए, पहले तो मैं इनकी जो अवान साहब की कुछ बातें हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि आप पहले जो मैंने परफॉर्मेंस की बात की, आप बार बार एक सूबे को टारगेट करते हैं, आप पंजाब को नहीं देखते, आप केपीके को नहीं देखते। जब एहतसाब की बात आती है तो हमने आपको कहा कि आप वन साइडेड एहतसाब कर रहे हैं, उस पे आप कह देते हैं जी चीनी की रिपोर्ट हमने शाया कर दी। जब हम कहते हैं कि आप बीआरटी पे जो है वो जो लोग मुलव्वस हैं उनको नैब के हवाले करें, तो आपको जो है ये रिपोर्ट, आप कहते हैं जी हमने रिपोर्ट शाया कर दी है। अगर हम कहते हैं मालम जब्बा की रिपोर्ट के ऊपर जो है जो लोग नामजद हैं उनको जो है नैब के हवाले करें, आप कहते हैं जी हमने रिपोर्ट शाया कर दी है। अगर हम कहते हैं कि आपने पंजाब में क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कहा हमने रिपोर्ट शाया कर दी है। अगर हम कहते हैं जी आपने पंजाब में कोई अस्पताल बनाया, आप गए हमने रिपोर्ट शाया कर दी है। अगर हम ये कह दें कि आपने सारे फंड्स जो हैं वसीम अकरम प्लस के हल्के में लगा दिए और आपके एमपी एमएनए
ناراض ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے رپورٹ شائع کر دی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز ناراض ہیں آپ سے اور آن دا فلور آف دا ہاؤس بجٹ میں جو ہے آپ کو 10 سے 12 ارکان کی کمی تھی بجٹ پاس کرنے کی تو آپ کہتے ہیں ہم نے رپورٹ شائع کر دی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو نہیں, تو آپ نے بات تو اسی ایک رپورٹ کی کرنی ہے نا, ایک رپورٹ شائع کرنی. اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے بارے میں دوبارہ ایمفیسس کروں گی کہ آپ ایک ایگزامپل بنائیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نیا پاکستان ہے, آپ پچھلے 10 سال کو چھوڑ دیں. آپ بار بار اب عوان صاحب دوبارہ اس بات پہ آئیں گے جی یہ چور یہ ڈاکو یہ چور یہ ڈاکو. یہ میں بلیو کریں کہ میرے پیچھے جو کیمرہ مین ہے نا وہ بھی تنگ آ گئے یہ سن کے. وہ پوچھتے ہیں سارے کہ بھائی ہمیں یہ بتا دو کہ ہمارے لیے کیا کیا, ہمیں ریلیف کیا دیا ہے. تو آپ اس میں کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کرا سکتے. تو کائنڈلی اب تو پنجاب میں چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو آپ جو 160 کی بات کر رہے ہیں, 160 کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ عوام کے لیے پرفارم نہیں کریں گے تو آبویسلی یہی ایم این ایز جو ہے آپ کے خلاف ہی ہوئیں گے اور آپ کو جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ خود ہی دیں گے, بیکاز ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں دے رہے آپ لوگ. ساؤتھ پنجاب کے ایم این اے ایم پی ایز علی صاحب سے ساؤتھ پنجاب کے میں ایک منٹ, ساؤتھ پنجاب کا نعرہ مارنے والی پارٹی جو کہتی تھی جو اپنی اے ٹی ایمز کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ بیٹھ کے جن کی چینی رپورٹ میں ٹاپ پہ نام ہے اب اور شوگر مافیا ہے پوری, وہ ساؤتھ پنجاب کے سارے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. اور ساؤتھ پنجاب کے ایم این ایز جو ہیں اب رو رہے ہیں, ایم پی ایز رو رہے ہیں کیونکہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے, ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں مل رہے. ہمیں تو چھوڑ دیں, ان کو دے دیتے تو شاید یہ ان کی پارٹی بچ جاتی. ان کی پارٹی خود بچنے وہ جو ہے وہ اس پہ ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے. آپ مجھے بتائیں گے کسی کے لیے کیا کام کریں. چلیں علی نواز صاحب, مائزہ صاحبہ کہتی ہیں آپ کی پارٹی وینٹیلیٹر پہ ہے, آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رپورٹ شائع کر دی. اور ایک پچھلا جو ہے وہ ایک نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ جی یہ چور اور کرپٹ تھے, اسی کے اوپر آپ چل رہے ہیں. پرفارمنس نہیں ہے آپ کی. ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی تو ہمارے پاس جو اکانومی کو جو انہوں نے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, 64 ارب ڈالر کا امپورٹ بل تھا آپ کے اوپر. آپ کی جو ایکسپورٹ تھی جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی 25 ارب ڈالر کی, یہ 22.5 ارب ڈالر پہ لے آئے تھے اس کو 5 سال کی 4.5% گروتھ پہ. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے ملک 5.2 پہ گرو کر رہا ہے یا 4.4 پہ. اور اس کی جو ایکسپورٹ سائز ہے, جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے اور جو اس کا ایکسپورٹ کا ریونیو ہے وہ 2.5 ارب ڈالر کم ہو جاتا ہے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 19 ارب ڈالر پہ تھا. آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے فورن ریزروز نہیں تھے اور وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا اپنی جو کمٹمنٹس انٹرنیشنلی کی ہوئی تھی. انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فورن ریزروز اتنے ہونے چاہیے کہ وہ 3 مہینے کے آپ کا امپورٹ بل کو سہار سکے. آپ کے پاس وہ پیسے نہیں تھے. آپ کے جو اسحاق ڈار صاحب 4.5 سال کی امپورٹ بیسڈ اکانومی لے کے گئے تھے اور جس کو اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل نے آ کے کہا تھا اس کی پالیسیز غلط ہے. 1 مہینے میں 27 روپیہ پاکستانی روپی ڈیپریشیٹ ہوا تھا. جو دنیا کہہ رہی تھی آپ کو افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے اوپر آنا پڑے گا, آپ نہیں آ رہے تھے. اس سال سے ہم نے پاکستان کو اٹھایا تھا. آج الحمدللہ اگر کووڈ سے پہلے کی سچویشن یہ دیکھیں کہ آپ کی پہلے صرف مارچ کے مہینے میں جو آپ کی ایکسپورٹ تھیں وہ 11% سے انکریز کر رہی تھی. آپ کا فورن ریمیٹنس 1 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہوا تھا. انفلیشن آپ کی 4 پوائنٹس نیچے آ چکی ہوئی تھی. اور اس کووڈ کے بعد آپ یہ دیکھیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 19 ارب ڈالر سے کم ہو کے 4 ارب ڈالر پہ آ گیا ہوا تھا. آپ کی فزیکل ڈیفیسٹ کم ہوا تھا. آپ اپنی اکانومی کو صحیح سمت میں ڈال دیا تھا. فورن پالیسی کو لے لیں, جب یہ تھے کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. پاکستان کو جو انڈیا کی پالیسی تھی جس نے کہا تھا ہم نے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دیں گے, وہ کامیاب ہو چکا تھا. الحمدللہ خان صاحب آئے ہیں, پوری دنیا میں گئے ہیں, آپ نے دیکھا پوری دنیا نے ان کو فالو کیا. واحد لیڈر اسلامی دنیا میں ابھر کے نکلے ہیں جس کو ویسٹ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے, جس کو ایسٹ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. باقی بھی مہاتر محمد ہیں, تیمور تغان صاحب ہیں, پر ان کا وہ لیول نہیں ہے جو خان صاحب کا, کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی ان کی ویسٹ میں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یو اے ای, آپ کا قطر, آپ کا سعودی عرب, ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. پر پاکستان کے ساتھ سب بالکل ایک لیول پہ, ایک اچھے برادران لیول پہ چل رہے ہیں. ہمیں سپورٹ کیا. چائنا جو آپ کا بھائی ہے اس کے ہم اس تعلقات کو مائزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ سوائے انٹرنیشنل کمیونٹی سے پیسے لینے کے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. سب لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات مائزہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور عوان صاحب کو یہ بھی کہہ دیں کہ میٹرک کے جو پیپر ہوئے ہیں نا وہ کورونا کی وجہ سے لوگ 1 سال پہلے ہی پاس ہو گئے, تو ان کو رٹی رٹائی باتیں کرنے کی ضرورت
नहीं याद है। रखते, वो सही। समधी मान हम जाता तो होता था। पूछ रहे तो हैं इनकी कि बड़ी आम अजीब आदमी बात, को ये तो आपने चोरी क्या करने के आदि थे रिलीफ पाकिस्तानी, दिया, आम और हम पाकिस्तानी ये की भी जेब पूछ चोरी रहे हैं से कि जो पैसे 900 निकालने के आदि थे। नौकरियां गई हैं, इनको आप तो अजीब सा 1 लगता है करोड़ कि नौकरियों की आदमी बात पूरी करते थे, दुनिया वो में घूम 900 रहा है, नौकरियां क्यों पाकिस्तान गई के हैं लिए और फंड आगे भी इकट्ठे जाएंगी कर कि रहा है, नहीं? पाकिस्तान के लिए इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है। इनके लिए बड़ी अजीब बात है। वो कहते हैं हम थे तो हमारी मरियम बीबी ने पीआईए के इतने आगे ले गई, उन्होंने प्रीमियर सर्विस शुरू की और 3 अरब रुपए का नुकसान हो गया। तो वो कोई हमने एवन फील्ड अपार्टमेंट बेच के तो पूरा नहीं करना था, हमने लोगों की जेब से निकालना था। हम आए तो 1.8 ट्रिलियन पर स्टील तो ये पीआईए मान लॉस रहे हैं कि लेकर लोगों की जेबों से लॉस में निकाली जा है रही इन्होंने, थी। चीनी तो क्या चोरी हुआ, इसी तरह लोगों ने हुई पे है। करना है, मुशाहिद हुसैन की फैमिली ने तो ये पे नहीं मान करना। रहे हैं ना अगर आज उन्होंने की जो 18 लोगों बंदे की उनकी जेबों से उनकी निकाला है तो पीआईए के चीनी अंदर चोरी लगा हुई दिए है थे। ना। ये तो पाकिस्तानी लोगों का मसला है ना। स्टील मिल क्लियरिंग लॉस में कर रही एग्जाम्पल है है तो आपके इसमें पास। हमारा क्या मसला है? पाकिस्तान के लोगों ने पैसे देने, माइजा ने नहीं देने, एवन फील्ड वालों ने नहीं देने, हमजा ने नहीं देने, हुसैन ने नहीं दे दे, सलमान ने नहीं देने। और इनका क्या, इनका एक नारा होता था, ये उसी जगह पाकिस्तानियों फंसे की हुए हैं, दोनों ना पार्टियां इसका कोई मिलकर कहती सबूत है होती और थी ना कोई कि शवाहिद है जागते अभी तक, रहना, हम पे ना वही रहना। फंसे हुए हैं। ये पहली दफा कोई गवर्नमेंट आई है जो ओन कर रही है 160 अरब रुपए का एक किस स्टिमुलस चीज को ऑन किया गरीबों आपने? को तो उन पैकेज लोगों दिया को है ऑन नहीं सांस के किया, नीचे। 1 आपने तो करोड़ अपने 20 लाख नैरेटिव को खानदानों ऑन को नहीं किया घरों कि में आप पैसे 1 मिले, करोड़ नौकरियां 144 देंगे, अरब 50 रुपया लाख बांटा घर गया देंगे, है। आपने तो उस चीज कोविड की को ऑन नहीं पॉलिसी किया। तो पूरी दुनिया जो आप स्मार्ट लोगों को लॉकडाउन की क्या तरफ ऑन जा रही है, करेंगे? खान साहब ने ये इनके लिए क्या, इनका तो ये देखे ना, कोरोना का मुकाबला करने आए थे और मास्क पहन के कंप्यूटर के सामने बैठ के खिताब कर रहे होते हैं। जी तो माइजा इनकी तो साहब, और आप चीज है ना, इनका तो आप माहौल ही है। क्या क्या कह रही थी तो अली तारिक नवाज? साहब मेरी जी बात सुने, इनसे मैंने आपको कहा था काइंडली ये पूछें कि ये 1 करोड़ 50 लाख घर की जो वादा किया था, जो ओन किया था, जिसके नारे जो है कंटेनर पे मारे थे, आज तो लोग जो है सारे पीछे, जो आप हमारे जो कैमरामैन है सब धुआइयां डाल रहे हैं कि उनकी भी नौकरियां खतरे में हैं। आप मुझे बताएं, इनके पास इस बात का जवाब है कि जो बंदा इनके बरक्स कोई बात कर दे, दूध का दूध पानी का पानी टीवी पे लेके आए फाशिस्ट हुकूमत में, उसको तो आप जो नौकरियों से भी हाथ धोने पड़ते हैं, उनको तो उनका चैनल बंद कर दिया जाता है। ये तो इनका हाल है। अली तो साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से नए वो पाकिस्तान कहते की हैं बात कर रहे हैं? अली साहब, माइजा कहती हैं आप जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं है, मीडिया की आजादी की बात करती थी, चैनल्स बंद कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं आप। अच्छा, आप तो काफी हैं, मुझे तो मजा बड़ा जबरदस्त लगता है। कोई पता नहीं है तारिक साहब, आपकी भी जॉब जो है वो अब खतरे में हो। वो हर रोज खतरे में रहती है, उसमें कोई मसला नहीं। ये आप सोच ले, ये ऐसी हुकूमत है कि आप एक लफ्ज इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये चैनल बंद कर देंगे। आप अगर इनके पार्लियामेंट में हमारे पार्टी में से कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको नैब के हवाले कर देंगे। क्या ये कोई ये फाशिस्ट हुकूमत से कम है? ये किसी को मुंह नहीं खोलने देते। नहीं, आप तो इतना खोल रही हैं, हम कुछ कह रहे हैं। मैं एक बात करने की कोई, ये बताओ आपको बता क्या रही है, वो ये कह रही है कि हमारे लीडर इतने जबरदस्त है जो हमारे अवान साहब, आप बातों का जवाब नहीं देना चाहते, आप सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट की तरह रटी रटाई बातें जो इमरान खान साहब ने आपको सिखाई है मुझकाना बताना छोड़ दें। आप ये बताएं कि आपने कोई परफॉर्मेंस शो की है कि नहीं की? आपने कोई चोरी करना सीखा अपने लीडर से, लोगों की जेब पे नजर रखना सीखा आपने। ये पुरानी बातें छोड़ दें, हम चोर से ना आपको इलेक्ट करके लाए हैं ना। आप बताएं आपने क्या किया इस अवाम के लिए? तालाब में बाहर भाग जाते हो, मुश्किल में बाहर भाग जाते हो, एवन फील्ड जिसको कहते हो हमारा नहीं पुरानी है, बातें हो गई हैं, 2 साल गुजर गए, अवाम पूछ रही है आपने किया क्या है? आपका क्या है माइजा, आप लोगों को क्या पता? आपके प्राइम मिनिस्टर अवान साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर तारिक साहब इनसे पूछे कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है कोरोना वायरस में पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते रहे, और जो कहते थे मैं 1 घंटा सवालों का जवाब दूंगा, वो गायब रहे, क्वारंटीन में रहे। जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो नसिया गली में थे। किस किस्म की आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? किस किस्म की आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? आपकी शेम पार्टी का और कोई पीटीआई गवर्नमेंट। एक शहबाज लीग है, एक पठान लीग है, एक नवाज लीग है। आपके तो तीन वो कहते हैं, पंजाबी का मुहावरा इस्तेमाल बड़ा अजीब है। ये बातें कोई करने वाली हैं? इसके पीछे नवाज पार्टी है। प्रोग्राम में तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि उनके लिए आपने किया क्या है? आप तो पिछले 10 साल की बातें लेके बैठ जाते हैं। उनके मियाँ का कोई पता नहीं है। आप लोग तो बेचारों, आप पे तो तरस आता है। आपके साथ तो ऑपोजिशन का भी मजा नहीं आता। चल पीपल्स पार्टी का ये तो है, उनकी लीडरशिप तो यहाँ है, अगर वो चोरी करते हैं सीना तान के कहते हैं हम करते हैं, आप तो मानते ही नहीं। आप चोरी भी करते हैं और साथ मसल्ले पे भी बैठ जाते हैं। आप लोगों का क्या है? अरशद मलिक को लगाते हैं, इसी तरह अरशद मलिक को हटा के भंगड़े डाल रहे होते हैं। आप लोगों को क्या, अल्लाह ने आपको कोई फहम तो दिया नहीं।
آپ کو ایک ہی آتا ہے حکومت کرنا, حکومت میں آنا, چوری کرنی, بھاگ جانا, یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. چلے میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کے آخری حصے میں جو اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیں گے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد آتے ہیں, تینوں مہمانوں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی نواز امان صاحب, شہلا رضا صاحبہ, مائزہ حمید صاحبہ ہمارے مہمان ہیں. شہلا صاحبہ وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کھاتی ہے اور سینہ تان کے کہتی ہے کہ ہم نے چوری کی ہے. انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے کہ میڈیا پہ گرفت کرو, جس کسی کو ہمارے خلاف بولنے نہ دو. ہمارے 50 ترجمان ہو جو جھوٹ بولتے رہے, چاہے ان کی ریپو کچھ بھی ہو, کسی ادارے سے گندے الزامات میں نکلے ہو, چاہے کچھ ہو. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات اس پہ نہیں کرنی کہ پچھلے سال کی طرح آپ کا بجٹ پاس ہونے سے پہلے جب بجٹ آیا تو آپ کے ہاں ڈالر کی کیا قیمت تھی, اور جب بجٹ پاس ہوا تو وہ اور کتنی بڑی, اور پاکستان روپیہ کتنا گر گیا. اس دفعہ بھی یہ ہوا. اب جو ٹی وی پہ چل رہی ہیں باتیں کہ ایک سال میں آٹے کے تھیلے پہ 205 روپے, اور ہر چیز پہ جو ایک انسان کو چاہیے 200 روپے سے زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں, اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب ہے کہ جی وزیر نواز شریف چور ہے. جب ان سے پوچھو کہ آپ کے ہاں پاکستان میں اتنی جنگیں ہوئی, کبھی گروتھ جو ہے نیگیٹو نہیں ہوئی, تو یہ کہتے ہیں کہ زرداری کے باہر اکاؤنٹ ہے. بھئی بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. بات جو ہے اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ابھی تک پیپلز پارٹی پر کون سی چوری ثابت کی, یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی بہت پیار دکھایا زرداری صاحب سے, 11.5 سال جیل پہ رکھا, زبان کاٹی, کیا ثابت کیا سوائے اس کے کہ زبانی جمع خرچ کرنا, اور جواب کچھ نہیں. جب دیکھو تو پھر اپنے ہی اطراف میں نکلے میں. بھائی میں نے ڈاکو بٹھائے میں سب کی سرپرستی کر رہا ہوں, نہ دوا مافیا کو پکڑوں گا, نہ شوگر مافیا کو پکڑوں گا, نہ گیس کے بلوں والوں کو پکڑوں گا, نہ پی آئی اے کو برباد کر دیا جس نے ایک بیان سے, اس کو پکڑوں گا. اور میں کہوں گا کہ جی میں چور نہیں ہوں, لیکن میں ڈاکو پالتا ہوں. اچھا ٹھیک, جو پورے عوام کو کر رہے ہیں. سارے ادارے تباہ ہو گئے. اسٹیل مل سے آپ نے 3,500 لوگ کھڑے نکال دیے. 1 کروڑ نوکری تو کیا دیتے. پی ٹی ڈی سی جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, اس میں سے آپ نے 300 لوگ نکال دیے. روزویلٹ پہ آپ بیچنا چاہ رہے تھے, وہ ہو گیا. آپ زونل آفیسز بیچ رہے ہیں, بغیر منظوری کے کرایوں پہ دے رہے ہیں پی آئی اے کے, اور کوئی کہیں سے منظوری نہیں لے رہے. آپ کر کیا رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کا کام ہے منہ بڑا سا کھول دینا اور یہ نہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی لائٹ گئی, اس سے پہلے اتنی دھواندار بارش ہوئی ہے کراچی میں بڑے عرصے کے بعد. ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے, انہوں نے 1 روپیہ 80 پیسے یک مشت بڑھا دیے, کراچی کے عوام کے اوپر بم گرایا بجلی کے 2 روپے 89 پیسے, اور احتجاج بھی انہیں کی پارٹی کر رہی ہے. آپ دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری. پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچو کہ ہم نے سہا ہے. آپ کی طرح پارٹی فنڈنگ کیس میں مفرور نہیں ہے. آپ کی طرح چیئرمین نیب اگر یہ کہے کہ میں 1 منٹ میں گرا سکتا ہوں تو اس کی ویڈیو نہیں پیش کرتے کہ اس کے خلاف ویڈیو بنا لیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ چاہے پارٹی فنڈنگ ہو, مال ڈبہ ہو, پی آر ٹی ہو, آپ کی باری آنے والی ہے. اور اسی لیے آپ پریشان ہیں. اور -1 اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیبنٹ آپ کا تو کوئی مشیر بیچارہ الیکٹڈ وہاں نہیں, پہلے ہی سارے مائنس ہو گئے. اچھا چلے اب وقت میرا ختم ہو رہا ہے. مائزہ صاحب اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم تو جو اسپیکر کا بیہیویئر تھا اس دفعہ اسد کیسر صاحب کا, معذرت کے ساتھ بہت ون سائیڈڈ تھا. اسپیکر کو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نیوٹرل ہونا چاہیے, اور اس دفعہ انہوں نے جو ہے بہت بالکل اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا. جو لاسٹ بجٹ کا سیشن تھا اس میں لاسٹ ڈے میں تو بالکل جو ہے بہت ناانصافی ہوئی ہے. تو یہ تو ہم آگے ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا پہلے ہی کہ آزادی صحافت ہو گئی, آزادی پارلیمنٹ میں بولنے کی ہو گئی, کسی قسم کی آزادی جو ہے بولنے کی اس پہ جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے یہ سب تیار ہیں اور یہ کری جا رہے ہیں, تاکہ کوئی ایسا فورم نہ رہے جہاں پہ حکومت کو جو ہے حکومت کے اوپر تنقید کی جائے, اور یہ اصلاح کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. چلیں علی نواز صاحب, اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آتی ہے تو فیس کریں گے, اور آپ اصلاح کی طرف آنا نہیں چاہتے. مختصر جواب اگر مجھے. دیکھیں میں تو
देखिए बिल्कुल बड़ा मजेदार बात है। अभी नो कॉन्फिडेंस से मूव कर, एक तरह जब बजट पेश होता है ना, तो आप समझे कि अगर आप हुकूमत बजट पास ना करा सके ना, तो समझो नो कॉन्फिडेंस हो गया हुकूमत के ऊपर। तो पिछली दफा हमारी जो अक्सरियत थी वो 21 वोटों की थी, इस दफा 41 वोटों से हमारी अक्सरियत थी, हमने बजट पास किया। अगर एक तरह ये चेयरमैन सेनेट से भी नाराज थे, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी एक अदम एतमाद आई थी, इफ यू रिमेंबर, तो पहले का रिजल्ट देखिए दूसरी ये बात बारह कहाँ गए आपके सेनेट के अंदर से अब इसके 12 बाद वोट फिर कहाँ गए माइजा आपके इसमें इस मौत दफा बजट बोला के? करें, अल्लाह की कसम अजीब सी जब वो कहते हैं बात सुन तो 172 पूरे नहीं कर सके, आप 160 लाए हैं। हैं, आप लाए साथ आवाम के लाभ को आपने लाए सुन साथ। सकते, आप तो जेन्युइन बात नहीं सुन सकते, हम तो कहना आप तो जेन्युइन बात नहीं सुन सकते। कोई सच कड़वा होता है, इतना भी नहीं होता जितना हमने आपने कर पीटीवी लिया। बंद नहीं तो किए मैं थे, ये हमने कह रहा चैनल्स हूँ, बंद नहीं किए थे, हमने चैनल ओनर्स को जो है नैब के हवाले नहीं किया था। पता ही नहीं है माइजा, हमारे आपको ऊपर पता जब ही नहीं है, तनकीद होती थी हम अच्छा, बर्दाश्त अच्छा, करते थे। आपको हम तनकीद बराए इस्लाहत में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। आप तो अपने मेंबर्स को निकाल देते हैं पार्टी से अगर कोई बात हो तो। आपको पता ही नहीं है। थोड़ा इजी ले और मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें। तो सर इनका राइट है, ये बिल्कुल लेके आए, जैसे इनको पहले मुंह की खानी पड़ी, ये दोबारा फिर मुंह की खानी आपको भी पड़ेगी। टीवी पे आने का ना आने के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप खवातीन के अंदर दरमियान में बोलना शुरू कर देते हैं, टांग अड़ा देते हैं। लोग आपके साथ टीवी पे आना काइंडली बंद कर बिहेव देंगे। योरसेल्फ, लोग आपको बुलाना अच्छा, छोड़ चले, देंगे। काइंडली आगे- बिहेव खैर, योरसेल्फ, आपकी- काइंडली बिहेव योरसेल्फ। खुदा इस आपको तरह ना बिहेव किया करना करे, चाहिए अच्छा नहीं टीवी पे लगता। आके दरमियान में एक तरह टांगे वो नहीं अड़ानी मर्चियाँ चाहिए। पढ़ने लग जाती हैं और मर्चियाँ गो बन गई हैं माइजा। क्योंकि आपको खुदा आर्ग्यूमेंट की ना हो कसम। तो आप और लोगों की पगड़ियां ना उछाला करें। अच्छा, लास्ट ये अली नवाज साहब इसका जिनको अल्लाह ने पगड़ी दी है, डाकुओं की कौन सी You don't पगड़ियां have होती an हैं? argument, डाकुओं don't की कौन सी interrupt पगड़ियां people. होती हैं? आपके पास आर्ग्यूमेंट ना हो तो don't आप interrupt उनको people. वापस लेके आए, उनको वापस लेके आए अच्छा, उतारा, अच्छा, ताकि आपकी पगड़ियां सलामत रहें। अली साहब ठीक है, ये मैंने तो हो गई आपको कि कहा है आप कि आपके पास आर्ग्यूमेंट ना हो तो डोंट इंटरप्ट पीपल। अच्छा लास्ट सेंटेंस अली साहब और तैयारी आप करके आया करें, सवाल कुछ किया जाता है, जवाब आप कुछ और परफॉर्मेंस ना हो। You are interrupting me. Nobody is interrupting you. Nobody dare to interrupt you. For God's sake, you are interrupting everybody. Thank It's you my very much. time. मैं उसका जवाब दे रहा हूँ और keep on poking. For God's आपको sake, तो पूछ okay? रहे हैं ना, जवाब पूछ रहे हैं। अच्छा आप ओके, तो पुरानी बातें बोल के बैठ जाते हैं। आपको कहा है टीवी पे तैयारी करके आए, इमरान खान साहब से पूछ के आए कि अब जो काम हुए हैं उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दें। पुरानी बातें छोड़ अच्छा दें अली corruption की। साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। मुझे ये लास्ट ये कि परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से चीजों को डी ट्रैक करते हैं। वन लाइनर आप उसका जवाब दे दें, फिर मैं फाइनल कमेंट लूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोविड पूरी दुनिया में आया। इंग्लैंड की जीडीपी पूरी हमारी मुस्लिम उम्मा से ज्यादा है। 20% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई। इनको समझ नहीं आएगी इन दोनों को। तो मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने ये विजन दिया स्मार्ट लॉकडाउन का। हमने अपनी मीशत को भी संभाला और हमने कोविड को भी संभाला, और आज पूरी दुनिया हमारे फुटस्टेप्स पे चल रही है। पर इन लोगों को क्या पता, बेचारे दोनों को, इन लोगों को ये निकले बाहर पता चले, आम बंदे के मसाइल पता हो, उसका क्या इश्यूज है। ये तो शर्फिया है जो चाहती थी पाकिस्तान बंद हो जाए। ठीक, माइजा साहब लास्ट सेंटेंस जी प्रोग्राम को कंक्लूड करें। वो मीशत जो डूब चुकी है, वो एग्रीकल्चर जिसपे टिड्डी दिल का हमला हो गया है, वो हेल्थ जिसपे कोरोना वायरस जो है वो बैठ गया है और इमरान खान साहब उसके ऊपर बैठ गए हैं। हालात तो ये हैं जी कि आम आवाम जो है वो उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं और ये लोग आके टीवी पे चोर चोर खेल रहे हैं। इनके ऊपर तरस आता है और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, माइजा अमीन साहबा, शैला रज़ा साहबा, अली नवाज अवान साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।